चलिए स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन वायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। हम परिचर्चा कर रहे हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओ अदर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम वनडे एग्जाम की तैयारी के बारे में, जिसमें आपकी प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षाओं को ध्यान में रख करके हमने इस क्लास को डिज़ाइन किया है। स्टूडेंट्स, इस क्लासेस में हम आज आपसे परिचर्चा करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। लास्ट क्लासेस आपको एक क्लासेस इसकी उपलब्ध करा दी गई है, जिस क्लास में मैं आपको बताना चाहता, हमने आपसे जो चर्चा की थी उसमें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इन सब के अलावा पृथ्वी के भूगर्भिक संरचना पर मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। इस क्लास में हमने आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया था फोर्स के बारे में, मतलब आपके बल के बारे में। जो आपकी जियोमॉर्फिक प्रोसेस थी, इस पर मैंने आपको डिस्कस कर ली थी कि सर ये एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है और एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे लास्ट क्लासेस में आपसे चर्चा कर ली थी और मुझे उम्मीद है कि आपने वो क्लासेस ज़रूर आवश्यक रूप से देखी होगी। अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको बता दूं, एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता, अगर आपने 2018 से 2022 और 23 की जो हमारी पिछले 5 वर्षों की खास तौर पर PYQ की जो क्लास है, PY किसकी है सर? आप देखोगे PYQ की जो क्लास है वो अगर नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। उसमें आपको 2018 का GS पेपर नंबर 1 हमने कवर करवा दिया है। आज हम GS पेपर नंबर आप देखोगे 1 2019 का आपसे कवर करेंगे। उसकी 2 वीडियो आपको मिलेंगी। एक वीडियो में 25 क्वेश्चन है 1 से, और एक वीडियो में पूरे आपके 125 क्वेश्चन है, मतलब 25 से 125 क्वेश्चन आपके रहेंगे, मतलब 150 क्वेश्चन आते हैं, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। इन सब के अलावा आपको हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जा रही हैं। हिंदी में हम उन टॉपिकों पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो आरओ और यूपीपीसीएस व अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है। मेरा उद्देश्य रहेगा कि आप उन टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से ज्वाइन करें, देखें, और साथ ही साथ पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट की क्लास आपकी कंटिन्यू चल रही है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है, ये हमें मोटिवेट करता रहता है। स्टूडेंट्स, हमने करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए आपके लिए घटनासार को भी तैयार किया है। घटनासार, और मैं आपको बता दूं, हम दृष्टि IAS का, ठीक है, जो दृष्टि IAS का करंट अफेयर आता है वो हम आपसे चर्चा करेंगे सर इसमें, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए समय ना गवाते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। विषय उठता है कि सर फोर्स के बारे में, सर बल के बारे में। आप सभी वाकिफ हैं कि सर जो पृथ्वी है वो हमारी जियोड आकार की है। मतलब कैसी है? जियोड आकार की है, संतरे के शेप के आकार की है। इसमें 2 तरीके के फोर्स काम करते हैं, एक एंडोजेनिक और एक एक्सोजेनिक। इसमें आंतरिक फोर्स भी काम करता है सर, जो पृथ्वी की भूपर्पटी के क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा। एक्सोजेनिक फोर्स भी काम करता है, जिसमें खास तौर पर ज्वालामुखी, उल्कापिंड जब इससे टकराते हैं, पृथ्वी का घूर्णन है, अन्य ग्रहों का अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल है, उत्प्लावन बल है, जो इस पर काम करता है। आपको बता दें, अगर आपको बता दें कि इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आप अगर इस चीज़ को देखें और यदि समझें, तो सर्वप्रथम आप देखोगे भूपर्पटी गंत्यात्मक है। क्या है? गंत्यात्मक है। पृष्ठभूमि पर पृथ्वी के अंतर्जात बलों की क्रिया से उत्पन्न क्षैतिज और लंबवत संचलन को भू संचलन की संज्ञा दी जाती है। कैसी सर? आपको 2 तरह का संचलन मिलेगा, 2 तरह की क्रियाएं आपको मिलेंगी।
एक कैसा मिलेगा सर, आपको एक मिलता है क्षैतिज तो एक मिलता है लंबवत। ठीक, वस्तुतः भूतल पर परिवर्तन दो बलों के कारण होता है। मैंने आपसे कल इसके बारे में बड़ा अच्छे से डिस्कस किया। इसमें एक होता है एंडोजेनिक और एक होता है एक्सोजेनिक, मतलब अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल जहां भूतल पर विषमताओं से उत्पन्न होते हैं, वहीं बहिर्जात बल इन विषमताओं को दूर करने वाला एक समतल स्थापक बल के रूप में काम करता है। पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा अधिकांश आप देखोगे रेडियोधर्मी क्रियाओं, पृथ्वी के अंदर आपने देखा होगा ऊष्मा होती है, और इस ऊष्मा को महसूस करना है तो ज्वालामुखी विस्फोट देखिएगा, उसमें आपको दिखाई देगा कितनी ऊष्मा है। रेडियोधर्मी क्रियाओं और घूर्ण व ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी हुई ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। भूतापीय पूर्णता एवं अंदर से निकलने वाली ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा को आप देखोगे पटल विरूपण उसके साथ साथ ज्वालामुखीता को प्रेरित करती है। इनके साथ साथ भूपटल, क्या सर, भूपटल विरूपणी संचलन में विशाल भूभाग धीरे धीरे ऊपर उठता है। क्या होता है, विशाल भूभाग आप देखोगे धीरे धीरे ऐसे उठता है ऊपर, ठीक है, या फिर धीरे धीरे ही नीचे धंसता है। ये प्रोसेस है सर। ठीक, इसमें दो प्रकार के संचलन होते हैं, एक होता है ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर है सर, ये ऊर्ध्वाधर है। एक होता है क्षैतिज सर। ठीक, इसके ऊर्ध्वाधर संचलन जिसे महादेश जनक संचलन कहते हैं, और इससे द्वीपों, महाद्वीपों, पठारों, पर्वतों व तलछट्टी जैसे मैदानों का निर्माण भी इसी के कारण हुआ है। जबकि क्षैतिज संचलन की बात कर लें तो पर्वत निर्माणकारी संचलन कहते हैं कि इससे पर्वतों का निर्माण हुआ है। ऊर्ध्वाधर संचलन आप देखोगे ये खास तौर पर ऊपरी मुखी संचलन या फिर अधोमुखी संचलन के रूप में प्रकट होता है। ऊपरी मुखी संचलन में खास तौर पर ऊपरी मुखी संचलन में थोड़ा यार इसमें पानी ले लीजिए। ऊपरी मुखी संचलन में धरातलीय सतह अपने पास की सतह से ऊपर उठ जाती है, जिसके चलते जिसे उत्थान कहते हैं। यदि उपमहाद्वीप का तटीय भाग समुद्र तल से ऊपर उठ जाता है तो इसको क्या कहते हैं, निर्गमन कहते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, देखिए, अगर स्थान धरातलीय सतह से अपने पास की सतह से ऊपर उठ जाए, मतलब जरा समझना, ये एक सतह है सर, अब यहां से स्थान ऊपर उठ गया, और इसको जरा समझना, ये देखिए इक्वल है लेकिन ये ऊपर उठ गया। अब ये जो ऊपर उठा है इसी को कहते हैं सर उत्थान। क्या हो गया, इसका तो उत्थान हो गया। यदि महाद्वीप का तटीय भाग समुद्र तल से ऊपर उठ जाता है, मतलब इसको यहां पर समझना, ये आपका ओशन बना रहे हैं सर, ये है सर। अगर मान लीजिए यहां पर कोई उत्थान हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे हो गया, तो इसको निर्गमन कहेंगे सर, क्योंकि ये क्या है, ये आपका ओशियन है सर, ये आपका ओशियन है, और यहां पर एक भाग तटीय वाले क्षेत्रों में ऊपर उठ गया है, तो इसको हम निर्गमन कहेंगे। अधोमुखी संचलन में कोई धरातलीय सतह अपने पास की सतह से नीचे धंस जाती है, जिसे अवतलन कहते हैं। अवतलन का मतलब होता है, जरा यहां पर देखिएगा, जब सतह नीचे की तरफ धंस जाए, जब सतह नीचे की तरफ धंस जाए, ये जो नीचे की तरफ सतह धंस गई है, इसको आप देख पा रहे हैं। 1 सेकेंड रुकिएगा, 1 सेकेंड, मैं दोबारा बनाता हूं। देखिए सर, जब आपकी सतह नीचे की तरफ धंस जाती है तो ऐसे संचलन को, इसमें आप देखोगे, ऐसे संचलन को हम अवतलन कहते हैं, मतलब नीचे की तरफ।
किसी समुद्री तटीय मैदान का धसाव नीचे चला जाता है तो इसको निमज्जन कहते हैं। अगर समुद्री तट का मैदान अगर नीचे धस जाए, यहाँ पर जरा समझना, मैं यहाँ पर एक समुद्र बना देता हूँ, आप जरा इसको देखिएगा, ये समुद्र है सर, ठीक है, ये समुद्र है सर। अगर इसका कुछ भाग नीचे की तरफ स्टूडेंट्स अगर धस जाए, यहाँ पर मान लीजिए इसका एक भाग ये नीचे की तरफ धस गया है, ठीक है, ये धस गया, मान लीजिए ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे, इसको मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बना के दिखाता हूँ। अब बना देंगे, देखिए, यदि आपके समुद्र का कोई भाग नीचे की तरफ धस जाए तो उससे आपको क्या मिलेगा सर, आप देखोगे, इसको हम निमज्जन कहते हैं। ये समुद्र है सर। अब आप देख रहे हैं ये भाग एक नीचे की तरफ धस गया है, ठीक है। आपको, आई होप आपको विजुअल और ऑडिबल चीज़ें हो रही होंगी। क्षैतिज संचलन जिसमें संपीड़न बल तथा तनाव मूलक बल का परिणाम होता है और तनाव बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। देखो तनाव कब होगा सब, आप अगर दो अच्छे दोस्त हैं, आपका कोई प्रेमी प्रेमिका है, जब भी आप में थोड़ा सा मुठभेड़ होगा, आप एक कपल हैं, जब भी आपके अंदर थोड़ी सी अनबन होगी तो आप देखोगे दोनों में तनाव हो जाएगा। इसी तनाव को दूर करने के लिए हम बैठे हुए हैं। तो इस सेशन को देखिएगा, इस तनाव को कैसे दूर कर सकते हैं। विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं सर, और जब विपरीत दिशाओं में काम करते हैं तो जरा उसको समझिएगा। इससे दरअसल में खास तौर पर भ्रंशों और दरारों का निर्माण होता चला जाता है। इसके विपरीत जब बल आमने सामने कार्य करता है तो इससे संपीड़न बल कहते हैं, और इससे पृष्ठभूमि और चट्टानों में आप देखोगे लहर नुमा मोड़ पड़ जाते हैं, जिसको बलन कहते हैं, ऐसे पड़ जाता है, ये पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे दोनों तरफ से हो रहा है चीज़ें, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरी ओर आकस्मिक संचलन और पृष्ठभूमि पर अचानक तीव्र परिवर्तन लाने से जो ज्वालामुखी क्रिया या प्रक्रिया या क्रिया तथा भूकंप के रूप में प्रकट होते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद आता है सर फॉल्ट। आइए फॉल्ट को देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रेज कर देता हूं ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से और विजुअल हो सकें। देखिए सर, अब थोड़ा सा ज़रा समझिएगा, ठीक है। आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको सेशन पसंद आ रहा है, और यदि सेशन पसंद आ रहा है तभी तो आप यहाँ तक आगे वीडियो देखते देखते, और आपको सेशन पसंद आ रहा है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे जुड़ी हुई क्लासेस जो आपको हैं वो मिल सकेंगी, वो सारी की सारी क्लासेस आपको निःशुल्क मिलेंगी। चलिए सर, देखिए भ्रंश क्या है सर। भ्रंश का मतलब होता है कि सर आपके यहाँ पर फॉल्ट पड़ गया, ये है एक क्षेत्र और ये है एक क्षेत्र। अब आपको एक यहाँ पर क्या है, भ्रंश दिख रहा है, ये जो एरिया है ये एक भ्रंश का एरिया है। स्पष्ट हो गया। चलिए, पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया, महाद्वीप संरचना, भूकंप एवं प्लेट विवर्तन की क्रियाओं से भूपर्पटी या भूप्रवृत्ति में भ्रंश का विभाग आप देखोगे विभंग हो जाता है। हालांकि भ्रंश का निर्माण क्षैतिज संचलन के दोनों बलों जिसमें संपीड़न और तनाव मूलक बल से होता है। तो आप फॉल्ट किससे बनता है, संपीड़न और तनाव मूलक बल से बनता है। लेकिन महोदय तनाव मूलक बल इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अगर पूछ ले ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, तो तनाव मूलक बल इसके अंतर्गत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब कुछ चित्र यहाँ आपको दिखाई देंगे और इन चित्रों को समझिएगा। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि वाली बात है। मुझे जो सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी या कोई भी टॉपिक को समझने में आनंद आता है या फिर पढ़ाने में आनंद आता है, वो ख़ास तौर पर देखने के लिए आपको मिलेगा, वो आपको सामान्य भ्रंश के तौर पर मिलेगा। यहाँ पर आपको सामान्य भ्रंश देखने के लिए मिल रही है सर। क्या कहते हैं इसको, सामान्य भ्रंश। इसमें खास तौर पर नॉर्मल फॉल्ट है सर, आपको दिख रहा होगा। दोनों प्लेटें क्या हैं, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। एक प्लेट इधर जा रही है तो एक इधर, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है, ये आपको भ्रंश पड़ती हुई दिखाई दे रही हो। चट्टानों में दरार पड़ जाने के बाद जब उसके दोनों
खंड विपरीत दिशाओं में खिसक कर जाते हैं तो उसको सामान्य भ्रंश कहते हैं। स्पष्ट हो गया। व्युत्पन्न भ्रंश सर, व्युत्पन्न भ्रंश क्या है सर? जब दोनों प्लेट एक दूसरे के आमने सामने आती हैं, मतलब उनके सम्मुख वो आती हैं, एक इधर से आ रही है एक उधर से आ रही है, तो उससे व्युत्पन्न भ्रंश बनता है, जिसको आप देखोगे रिजर्व फॉल्ट कहते हैं। जब चट्टानों में दरारें पड़ने के पश्चात दोनों खंड आमने सामने खिसकने लगते हैं तो इससे निर्मित भ्रंश को व्युत्पन्न भ्रंश कहते हैं। व्युत्पन्न भ्रंश एक खड्ड दूसरे खड्ड को विस्थापित हो जाती है। उसके बाद आता है नतिलंबी संपर्ण भ्रंश। इसमें क्या है कि दोनों प्लेटें समानांतर चलती हैं, एक नॉर्थ चली गई एक नॉर्थ से साउथ आ गई, लेकिन साइड से वो निकल गई, घर्षण चलती चली गई, तो इससे होता है आप देखोगे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। जब भ्रंश तल के सहारे चट्टानों में क्षैतिज गति होती है तो उसे नतिलंबी संपर्ण भ्रंश कहते हैं। सोपानिक भ्रंश मतलब होता है श्रेणीनुमा भ्रंश। आपको यहाँ पर चित्र दिख रहे होंगे, इसलिए हम चित्र लेकर के आए थे। स्टेप फॉल्ट देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 एकदम स्टेप बाय स्टेप बनी हुई है कि नहीं, ठीक है। जब सभी भ्रंश तल फॉल्ट प्लान एक ढाल एक ही दिशा में हो तो उसे सोपानिक भ्रंश के रूप में वर्णित किया जाता है। इट्स क्लियर या नो? आई होप, मुझे लगता है कि चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। फिर उसके पश्चात आता है कि सर इन भ्रंशों से कौन कौन सी स्थलाकृतियों की उत्पत्ति और विकास होता है, ठीक है। इससे किस किस का विकास होता है इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए महोदय, एक होता है सर आपकी भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी का मतलब ये होता है कि जब दो प्लेटें समानांतर हों और एक प्लेट नीचे धंस जाए, क्या चली जाए, एक प्लेट नीचे धंस जाए तो इससे भ्रंश घाटी बनती है। इसको रिफ्ट वैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली। अगर मैं कहूँ इस रिफ्ट वैली को दिखाने का प्रयास करूँ तो जब रेखांकों के बीच आप देखोगे चट्टानें नीचे धंस जाती हैं तो उसे भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली कहते हैं। ऐसा ही क्षेत्र आपको अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी मिलेगा जिसमें विक्टोरिया लेक वगैरह है, और यहाँ पर जर्मनी की राइन भ्रंश घाटी और भारत की नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भी इसी का एक उदाहरण मानी जाती है, ठीक है। तो रिफ्ट वैली पता हो गया। उसके बाद आता है रिफ्ट घाटी, इसको बोलते हैं रैंप वैली। रैंप घाटी मतलब रैंप वैली, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब दो भूभाग, दो स्थलाकृतियाँ ऊपर उठ जाएं, जब दो स्थलाकृतियाँ ऊपर उठ जाएं एक से, तो उससे बनती है रैंप वैली। जब दो समानांतर भ्रंशों के दोनों ओर के भूखंड ऊपर की ओर उठ जाते हैं तो उससे मध्यवर्ती भाग जो खंड होता है वो यथावत रहता है। ऐसी घाटी में रैंप कहते हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो आप देखोगे वो इसी में बहने का काम करती है। आप देखोगे वो ब्रह्मपुत्र नदी इसी भ्रंश में आपको बहने का काम करती है, ठीक। उसके बाद होता है आपका नॉर्मल, आप देखोगे फॉल्ट यहाँ पर हो रहा है, इसको बोलते हैं भ्रंशोत्थन। भ्रंशोत्थन पर्वत, भ्रंशोत्थन पर्वत जिसमें आप देखोगे इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ये आप दिख रहे हैं कि जब नीचे आप देखोगे एक ही ऊपर उठ जाए, जब दो भ्रंशों के बीच वाला भाग यथावत रहता है तथा किनारे के भाग नीचे धंस जाते हैं तो ऊंचे उठे भाग को आप देखोगे भ्रंशोत्थान पर्वत, आप देखोगे ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। उदाहरण के लिए जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट और भारत का सतपुड़ा पर्वत इसी का एक उदाहरण है। आप सतपुड़ा पर्वत बताइए कहाँ पर पड़ता है कमेंट्स बॉक्स में। उसके बाद आता है सर आपका हॉर्स्ट पर्वत। नॉर्मल फॉल्ट हो रहा है यहाँ पर होस्ट बन रहे हैं, यहाँ पर ग्रावन बन रहा है। तो यहाँ पर हॉरेस्ट पर्वत की हम बात कर लें, हॉरेस्ट माउंटेन, जब दो श्रेणियों के किनारे के भाग यथावत रहते हैं और बीच वाला भाग ऊपर उठ जाए तो ऐसे को हॉरेस्ट पर्वत का निर्माण होता है। और ये खास तौर पर यूरोप में अवस्थित वासजे पर्वत एक हॉरेस्ट पर्वत का एक उदाहरण माना जाता है। वासजे पर्वत एक तरीके से हॉरेस्ट पर्वत का एक उदाहरण माना जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आपको यहाँ पर नोट करके कुछ चीज़ें बताई गई हैं।
ब्रंस घाटी और रैंप घाटी तथा ब्लॉक हॉरेस्ट पर्वत प्राय आकृति की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं, लेकिन भूसंचलन की दृष्टि से इनमें अंतर पाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद आता है सर आपका अर्थक्वेक वाला टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब भूकंप सर। भूमि का कंपन ही तो भूकंप कहलाता है। अर्थक्वेक मतलब एक तरीके से अर्थ क्या हो रही है, कांप रही है। ठीक है, कभी आपने जीवन में इसको साधारण भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई इसको अर्थक्वेक कहता है, तो कोई भूकंप कहता है, तो कोई इसको हाला चाला के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक रीजनल लैंग्वेज में हाला चाला कहते हैं। अगर जीवन आपका साधारण गाँवों में बीता है तो आपको हाला चाले के नाम से ज़्यादा और अर्थक्वेक के नाम से कम भूकंप के नाम से। ठीक है, ये दो हिंदी वाले शब्द आपको मिलेंगे। हाला चाले का मतलब अगर हम देखें, मतलब अर्थक्वेक भूकंप का मतलब की अगर हम बात कर लें, सामान्यतः पृथ्वी के अंतर्जात बल से भूपटल में उत्पन्न होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। याद रखना, ये केवल शब्द नहीं है कि केवल और केवल अंतर्जात बल से, सर बहिर्जात बल से भी और ह्यूमन एक्टिविटी से भी आप देखोगे अर्थक्वेक आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इट्स क्लियर या नो? एग्जाम्पल दूंगा, हिल जाएंगे सर। देखिए, भूकंप की उत्पत्ति केंद्र को भूकंप मूल केंद्र कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं। आइए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, शायद इसकी इमेज अगर आगे होगी तो और ज़्यादा आसानी से आपको चीज़ें मिलेंगी। मैं एक बार देख लेता हूँ अगर इसकी इमेज हो तो। नहीं सर, इसकी इमेज नहीं है, नहीं तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता। फिर भी आप टेंशन न लें, मैं अभी भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए सर, कॉन्सेप्ट यहीं पर तैयार करके भेजूंगा, बिल्कुल यहीं, चिंता मत कीजिएगा, मास्टर बैठा हुआ है। देखिए सर, भूकंप इस तरीके से चलता है सर। आपने कभी जीवन में, अगर आपका जीवन साधारण बीता हो तो आप कभी तालाब में गए हो, पोखर, झील, लेक वगैरह, जहाँ पर ठहरा हुआ पानी हो, शांत जल हो। उस शांत जल में कभी जीवन में आपने अगर नहीं किए ये एक्टिविटीज़ तो कर लेना। एक बार एक पत्थर लेना, छोटा सा ऐसे 100 ग्राम के आसपास का, ठीक है, और उसको आसानी से फेंकना पानी के अंदर। ठीक है, आराम से उसको फेंक देना। आप जब देखोगे उस पानी में एक आपको तरंग उत्पन्न दिखाई देगी। ठीक है, एक तरंग उत्पन्न दिखाई देगी, वो चारों तरफ 360 डिग्री में सर्किल बनाती हुई जाएगी। अगर आप बीच में डालेंगे तो, ठीक है, एक सर्किल बनाती हुई जाएगी और आप देखोगे वो ऐसे फैलती चली जाएगी। जहाँ पर आपका पत्थर गिरेगा, कंक्रीट जहाँ पर आप डालोगे उस वाटर के अंदर, उस तालाब में, उस पोखर में, उस पोंड में, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर छोटा होगा, और जैसे जैसे वहाँ से दूर चला जाएगा वैसे वैसे वो बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही होता है सर भूकंप। जो ये इसका मूल केंद्र दिख रहा है सर, ये वाला, ठीक है, मैं इसको ब्लू मार्कर से कर देता हूँ। ये जो आपको क्षेत्र इसका दिख रहा है सर, ये है इसका एक तरीके से फोकस जोन। क्या है सर? इसका फोकस जोन होता है ये। ठीक है, क्या होता है? फोकस जोन होता है ये। ठीक है, इसका फोकस जोन होता है। एक सेकेंड रुकिएगा, इसका फोकस जोन होता है सर ये। ठीक है, ये इसका फोकस जोन है। इसके साथ साथ ये तो हो गया सर फोकस जोन, जहाँ से आप देख रहे हैं आपका भूकंप निकलता है, जहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, और जब भूकंप की जो तरंगें हैं पृथ्वी के जिस स्थान पर इन कंपनों को सर्वाधिक दर्ज किया जाता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। मतलब सर्वाधिक तो यहाँ पर जहाँ पर भूकंप केंद्र होता है बाहर की तरफ। देखो, भूकंप जो मूल है इसको हिंदी में कहते हैं मूल। कौन सा मूल? जो भूकंप मूल है वो यहीं पर मिलेगा, लेकिन सर बाहरी केंद्र जहाँ पर इसकी किरणों को दर्ज किया जाता है इसको बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है, इसको एपिसेंटर के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट हो गया? एपिसेंटर जिसको बोलते हैं भूकंप केंद्र।
बस एक बात को ध्यान में रखना भूकंप वाले टॉपिक को पढ़ते समय कि वही पौंड के अंदर हमने क्या फेंका है, पत्थर, और उस पत्थर पे बनने वाली जो तरंगे, व्यावहारिक दे रहा हूँ सर। देखिए ज्योग्राफी आपको व्यवहार में सिखाऊंगा। अगर आपने ये ज्योग्राफी व्यवहार में सीख ली, फिर आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई सा भी कॉन्सेप्ट आप भूल नहीं सकते, ये मेरा दावा है। और इसीलिए मुझे नहीं लगता टीचर ना जाने क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को यूज करते हैं, ऐसा ये वो वैसा। मुझे लगता है कि सर आसानी भाषा में आप बताइए ना स्टूडेंट को, जब तक वो समझेगा नहीं तब तक कैसे। तो इसलिए मेरा उद्देश्य यही है और इस कोर्स का उद्देश्य यही है, आपको कठिन से कठिन विषय आसानी साधारण भाषा में बताया जाए। उसके साथ साथ आप देखोगे यह एक प्राकृतिक घटना है, यह भी ध्यान रखना, यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं है, ये मान मेड भी हो सकती है। अगर हम न्यूक्लियर विस्फोट करते हैं तो उससे भी भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है। हम बड़े बड़े डैम का निर्माण करते हैं तो उससे भी भूकंप आने की संभावनाएं रख जाती है, ठीक है। लेकिन सामान्यतः आप देखोगे यह एक प्राकृतिक घटना ही है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के ऊपर के निचले के कारण, निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैल करके भूकंप कहलाती हैं। भूपर्पटी की सेलों में मौजूद गहन दरारों, जिसमें फोल्ट कहते हैं, इनके किनारे किनारे आप देखोगे ही ऊर्जा निकलती है और यह प्रक्रिया कुछ प्रकार की होती है। जैसे ब्रेन्स के दोनों तरफ सेलें विपरीत दिशा में गति करती हैं, जहां ऊपर के शेल खंड दबाव डालते हैं और उनका आपस का घर्षण उसे परस्पर बांधते रहता है। फिर भी अलग अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सेल खंड विकृत हो जाकर अचानक से एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में खिसक जाते हैं और जिसके चलते ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं, जिससे भूकंप की उत्पत्ति और विकास होता है। स्पष्ट हो गया? अगर हम बात कर लें भूकंपीय तरंगों के मापन की, सर पूछा जाता है निम्नलिखित में से भूकंपीय तरंगों को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ऐसे पूछ लेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऐसे देकर के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। भूकंपीय तरंगों मतलब अर्थक्वेक की जो वेव होती हैं, अगर हम उसकी तीव्रता की बात कर लें तो जिन संवेदनशील यंत्रों को मापती है उसे आप देखोगे भूकंप लेखी या फिर एक तरीके से सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे किससे मापते हैं सर? सिस्मोग्राफ से मापते हैं। इन सब के साथ साथ भूकंप की जो इंटेंसिटी है मतलब तीव्रता को हम मार्केली स्केल के द्वारा मापा जाता है कि कितनी तीव्रता से भूकंप आया है। 9.8 से आया, 8.9 से आया, 5.6 आया, किससे आया? और भूकंप के परिणाम को मतलब मैग्नीट्यूड को रिएक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। अब 3 कॉन्सेप्ट हो गए सर यहाँ पे। आपसे पूछेगा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्योंकि उसको टफ बनाना है और आपको इजी बना के इजी वे में समझ लेना है। जब भूकंपीय तरंगों की तीव्रता की बात कर लें, यहां पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा बच्चे ध्यान से, यहीं पर सिखा के भेजूंगा सारी चीजें। देखिए जो भूकंपीय तरंगे, अब देखिए सर भूकंपीय तरंगे ऐसे चल रही हैं मान लीजिए, ठीक है। अब इन तरंगों का जो अध्ययन करेगा वो कौन करेगा? वो करेगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से आप करते हैं तो सिस्मोग्राफ क्या कर रहा है? भूकंपीय तरंगों का अध्ययन कर रहा है। ये तरंग है सर, स्पष्ट हो गया? वही भूकंप की जो इंटेंसिटी है, क्या है? इंटेंसिटी है, मतलब इसकी जो तीव्रता है, इसकी जो तीव्रता है, अगर हम इसकी बात कर लें, इसको जो मापने का काम करेगा उसको बोलते हैं मार्केली स्केल। क्या बोलते हैं? मार्केली स्केल। मार्केली स्केल इसको कहते हैं, ठीक है, मार्केली स्केल। इन सब के साथ साथ भूकंप के अगर हम बात कर लें परिमाण की, जिसमें मैग्नीट्यूड की, किसकी बात कर लें? मैग्नीट्यूड की, ठीक है, मैग्नीट्यूड
ट्यूड की बात कर लें तो मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। रिएक्टर स्केल पर इसको मापते हैं। तो तीनों को ध्यान में रखेंगे, तरंगों को सिस्मोग्राफ पर, इंटेंसिटी इसकी जो तीव्रता है उसको हम मार्क स्केल पर, और मैग्नेटिक परिमाण को इसके हम रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? चलिए सर, यहाँ तक आपकी चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी हैं और एकदम चीज़ें आपके समझ में आ चुकी हैं। मैंने ये केवल आपको पढ़ाया नहीं है, ये आपका क्वेश्चन मैंने तैयार किया है, और समझ लीजिए आपकी पढ़ाई के साथ में आपके क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। इस क्लास के मुझे लगता है सबसे बड़ा फ़ायदा बेनिफिट यही है स्टूडेंट्स को कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलते हैं। आप पढ़ते तो हैं सर, मैं ये नहीं कहता हूँ आप नहीं पढ़ते, लेकिन आप पढ़ने के पश्चात ये एब्जॉर्ब नहीं करते कि मोस्ट क्या है, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ये आप नहीं सोचते, आप पढ़ के निकल जाते हैं। और यही सोचने का काम टीचर लोग कर लेते हैं और इसलिए वो टीचर कहलाते हैं। चलिए, भूकंप की तीव्रता भूकंप के प्रभाव को बताती है, और जब कभी भूकंप का परिणाम भूकंप के दौरान विमुक्त ऊर्जा की मात्रता को बताता है तो रिएक्टर स्केल एवं मार्केली स्केल में अंतर होता है। आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या है रिएक्टर स्केल को लेकर के और मार्केली स्केल को लेकर के। देखो, जो रिएक्टर स्केल होता है महोदय वो 0 से 9 तक की संख्याएं दर्शाता है, जबकि मार्केली स्केल 1 से 12 तक की नंबर को वो क्या है दिखाने का प्रयास करता है। इसमें खास तौर पर आप देखोगे जो रिएक्टर स्केल है, अगर हम देखें इसमें तो इसमें ओपन आप देखोगे एंडियड स्केल होता है और इसमें क्लोज। ठीक है, इसमें भविष्य में ऐसा भूकंप आएगा या उत्पन्न होगा या नहीं, इसमें ज़्यादा ऊर्जा विमुक्त होती है तो इसे स्केल को आप देखोगे मान बढ़ सकता है घट सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें आप देखोगे जो इसका लॉगरिथमिक है, मतलब लघुकरणीय जो है, ठीक है, इसमें पैमाना जिसमें आप देखोगे इसका मैग्नीट्यूड होता है, तरंगों की तीव्रता का आयाम 10 गुना हो जाता है। इसमें एक तरीके से लेंसर होता है, रेखीय के रूप में इसको रखा जाता है, और इसमें पिछली तुलना में 10 गुना वगैरह वगैरह वगैरह। रिएक्टर में एक मात्रात्मक स्केल होती है और इसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव आप देखोगे अध्ययन किया जाता है, जबकि उसके साथ साथ आप देखोगे मार्केली में आप देखोगे तो इसमें गुणात्मक होता है, जिसमें आप देखोगे सब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखा जाता है। तो दोनों में ये अंतर है, एक ऑब्जेक्टिव है तो एक सब्जेक्टिव है, इसको आपको क्या है ध्यान में रखता है। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, मैं ज्योग्राफी की क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम रूम पे पहुँचो, 2 बजे कॉल करूँगा बात। मैं ज्योग्राफी की क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम रूम पे पहुँचो, 2 बजे आसपास कॉल करो। अभी क्लास से केस करो, चलिए स्टूडेंट, देखिए फैमिली में रहते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब सा हो जाता है क्योंकि सबका देखना होता है। ठीक है, आपका भी परिवार है, हमारा भी परिवार है, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपको डिस्टर्ब हुआ है तो उसके लिए सॉरी। भूकंप का अगर हम देखें विश्व वितरण के बारे में चीज़ें क्या हैं सर, क्योंकि वैश्विक स्तर पर भूकंप को कहाँ कहाँ पर, देखो मैं आपको बता दूँ, भूकंप सर उन क्षेत्रों में ज़्यादा आएगा निश्चित रूप से जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट ज़्यादा होंगे, जहाँ पर वॉल्केनो ज़्यादा होंगे, ध्यान में ये रखना है। तो कहाँ पर भूकंप आएंगे, जो आपका रिंग फायर है, रिंग फायर कहाँ पर है, पैसिफिक महासागर में। पैसिफिक महासागर कहाँ पर, आपको मैं बता दूं, जो जापान का रीजन है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, और ऊपर आप देखोगे रशिया का थोड़ा रीजन, उधर अमेरिका, कैलिफोर्निया, ये जो रीजन है यहाँ पर भूकंप आपको आता है। उसके साथ साथ आप देखोगे परिप्रशांत मेखला, यह विश्व की सबसे विस्तृत भूकंप पेटी है, जिसमें विश्व के लगभग आप देखोगे 63% भूकंप क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। ठीक है, कौन सी सर, देख रहे हैं आप कौन सी पेटी है, मैंने आपको बताया ना, परिप्रशांत मेखला पेटी। विश्व के सबसे ज़्यादा भूकंप यहीं आते हैं और लगभग 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। यह प्रशांत महासागर के आप देखोगे चतुर्भुज विस्तृत, जिसमें विनाशात्मक सीमांत के सहारे 2 प्लेटों के अभिसरण से भूकंपों की उत्पत्ति होती है, और इस पेटी को भूकंप क्षेत्र में अलास्का, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, जापान आदि क्षेत्र शामिल हैं।
इनके साथ साथ मध्य महाद्वीपीय आप देखोगे मेखला, यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भूकंपीय पेटी है जिसमें 21% भूकंप आते हैं। अगर इस क्षेत्र की बात कर लें तो इसमें नवीन मोड़दार पर्वत भी आपको मिलेंगे। इसमें संतुल मूलक और भ्रंश मूलक भूकंप की उत्पत्ति होती है। खासतौर पर इस वाले क्षेत्र में हिमालय है, भारत वाले क्षेत्र में आल्प्स पर्वत, काकेश पर्वत, पिनेर्जीज आदि श्रेणियों की पेटी इसी के अंतर्गत आती है। मध्य अटलांटिक अगर पेटी की बात कर लें तो जिसमें 13% आप देखोगे भूकंप आते हैं। ये एक तरीके से अपसरण के कारण यहाँ पर भूकंप आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो यहाँ भूकंप के लिए उत्तरदायी होता है उस भूकंप को पूर्वी अफ्रीका के दरारी वाली घाटी वाले क्षेत्र को इसके अंतर्गत रखते हैं। तो 3 क्षेत्र हैं, एक तो परिप्रशांत मेखला है पहला, दूसरा है मध्य महाद्वीपीय मेखला और पेटी है, तीसरी है मध्य अटलांटिक पेटी। भारत का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है, ये यहाँ पर कुछ जोन में बांटा गया है। ये वो रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप भारत में आते हैं। आप कहोगे सारी भूकंप तो आ रहे हैं लेकिन ज्वालामुखी क्यों नहीं आता यहाँ पे? जी हाँ, यही तो मुद्दा है आपसे। देखिए, मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही भी आपको समझाया गया पिछली क्लास में, अभी भी समझा रहा हूँ। आपने जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी तो आप भूल गए, जब 2 आप देखोगे प्लेटें कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो ध्यान रखेंगे उसमें जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर चली जाती है और जो भारी प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है। और यहाँ पर कभी भूकंप ने यहाँ पर कभी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहाँ से वाटर तो जा ही नहीं रहा है, और जब वाटर ये नीचे जाता है ना तो ये प्रेशर जनरेट करता है, ये जल बाष्प बन के बाहर निकलता है, और जल बाष्प बन के बाहर निकलता है तो यहाँ से पृथ्वी के कुछ जो क्रस्ट वाला रीजन है, ठीक है, भूपर्पटी वाला जो रीजन है, इसको तोड़ देता है, और तोड़ देता है तो विस्फोट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता। इसका कारण ये भी है हिमालय, क्योंकि हिमालय में लगातार आप देखोगे जैसे जैसे प्रेशर जनरेट नीचे हो रहा है, टेम्परेचर प्रेशर बन रहा है, वैसे वैसे ग्लेशियर की उत्पत्ति और हो रही है। यहाँ पर क्योंकि 33 सागर था सर, 33 सागर था, जो पानी है वो थोड़ा सा इधर चला गया, इधर मध्य सागर बन गया, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में 33 सागर है। और यहाँ पर आप देखोगे जीव जंतुओं के कुछ ऐसे पुतले वगैरह, उनकी अस्थियाँ भी आपको मिलेंगी। और इसके साथ साथ इन क्षेत्रों में आप देखोगे बर्फ़ की जो ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है सर, ठीक है। तो ये इसका रीज़न होता है। इसलिए आप कहोगे कि सर इसलिए आपके यहाँ पर भूकंप नहीं आते। हाँ, अगर एक प्लेट आपकी जलीय प्लेट से हो जाता है और स्थलीय जलीय प्लेट से भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट होगा और भूकंप आएगा, लेकिन ये आवश्यकता नहीं है कि भूकंप आने के लिए ज्वालामुखी का होना जरूरी हो, ठीक है। चलिए सर आगे देखते हैं। आगे आता है सर भारत का भूकंप क्षेत्र, मतलब सेस्मिक जोन ऑफ इंडिया। भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंपीय जोन तीव्रता की दृष्टि से भारत को 4 प्रमुख जोनों में डिवाइड कर दिया। आइए देखिए कौन कौन से 4 जोन हैं, उन चारों जोनों पर मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। एक तो है आप देखोगे तीव्रता के क्षेत्र पे जोन है, और इंटेंसिटी ऑन एमएमएस स्केल के आधार पर, मार्केल स्केल की तीव्रता के आधार पर, और भारतीय क्षेत्र इंडियन टेरिटरी के आधार पर। आइए देखते हैं वेरी सीरियस जो जोन है वो जोन नंबर 5 है सर, ठीक है, जहाँ पर 9.9 से अधिक का जो स्केल पर आप देखोगे भूकंप आता है। संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्य जिसमें कश्मीर घाटी, हिमाचल में कुल्लू घाटी, कंगाली घाटी, उत्तराखंड में टिहरी बांध, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, उत्तरी बिहार का क्षेत्र और अंडमान निकोबार का क्षेत्र, ये इसी के अंतर्गत आता है। खास तौर पर आप देखोगे हिमालय का जो रीजन है वो जोन नंबर 5 में आता है। यहाँ पर 9 आप देखोगे मार्केल स्केल पर ज़्यादा का भूकंप आपको मिलेगा। उसके बाद आता है सीरियस, जिसमें आप देखोगे जोन नंबर 4 है, इसमें लगभग 8 के आसपास आता है। यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से बचे हुए क्षेत्र, जहाँ पर दिल्ली, सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग, गुजरात के कुछ हिस्से में, महाराष्ट्र, राजस्थान के एक छोटा सा हिस्सा इसका पार्ट बनता है। उसके बाद आता है मॉडरेट, जिसमें आप देखोगे 3 जोन हैं। खास तौर पर इसमें आप देखोगे मार्केल स्केल पर लगभग 7 के आसपास आता है। उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल के बचे हुए भाग में, पंजाब के कुछ भाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, गोवा और लक्षद्वीप, मतलब संपूर्ण भारत में बचे हुए क्षेत्र में 7 के आसपास रहता है। फिर आता है जोन नंबर 2, जिसमें आप देखोगे लो इंटेंसिटी, यहाँ पर लो इंटेंसिटी वाले जोन को रखा जाता है। यहाँ पर 6 या 6 से कम के आसपास का भूकंप आता है, और देश के बचे हुए भागों में ये देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वेरी सीरियस जो आप देखोगे रहा है वो आपका ये रीज़न है सर, ठीक है।
ये वाले रीजन को आप ध्यान में रखिएगा। ये जो रीजन है ये वेरी सीरियस वाले रीजन में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं। आप देखेंगे नेपाल में टूट फूट होती रहती है कि नहीं। अभी भूकंप के झटके कहीं आए थे, कहाँ आए थे बताऊँ? एक तो अफ्रीका में आए थे। अफ्रीका में कौन से वाले कंट्री में आए थे सर, वो भी बताओ आपको? मोरक्को में, वेरी गुड। उसके बाद लीबिया में, वेरी गुड। और एशिया के आप देखोगे देशों में जिसमें वेस्ट एशिया है वहाँ वाले क्षेत्रों में, तुर्की में और उसके साथ साथ सीरिया में भूकंप के झटके आए। और भूकंप बहुत घातक वाला है, जिसमें आप देखोगे कई हज़ार लोगों की मृत्यु हो गई, लगभग 30-40 हज़ार लोगों की मृत्यु उसमें हुई थी। ठीक है, चलिए सर। तो इसलिए भूकंप, अब आपसे ये नहीं पूछेगा भूकंप कहाँ पे है, आपसे ये पूछेगा कि ये जो जोन है ये कौन सा जोन है। भूकंप के आपसे बेसिक पूछता है, कभी भी क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि कहाँ पर भूकंप आया, नहीं। जो भूकंप तो आया, उस भूकंप के बेसिक को क्या आप जानते हैं, उस बेसिक को क्या आप पहचानते हैं, तो उस पर चीज़ें आपकी रहेंगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं ज्वालामुखी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ज्वालामुखी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ज्वालामुखी। हाँ, तो अब भूकंपीय तरंगों की आप बात करोगे सर कौन सी है, मैंने वो बता दी थी आपको, पी तरंगे, एल तरंगे। थोड़ा सा समझा देता हूँ, आइए थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ थोड़ी सा स्पेस है, इस स्पेस में आपको बता देता हूँ। देखिए, एक होती है पी तरंगे। पी तरंगे तीनों शेप में चलती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्मेट में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। सेकेंडरी हैं, ओनली सॉलिड में चलती हैं। और जो लेब तरंगे हैं, लब तरंगे बोलते हैं इसको, ये तरंगे आप देखोगे पृथ्वी की जो अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस पर ये रन करती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा विनाशकारी ये होती हैं, सबसे ज़्यादा तीव्रता इनकी होती है, उसके बाद तीव्रता इनकी होती है कम, और सबसे कम इनकी होती है। ये जो चलती हैं ये ऐसे चलती हैं क्षैतिज, ये थोड़ा लंबत चलती हैं यूं, और ये विनाशकारी हैं, ये पूरा रोटेल लेकर चलती हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, यही आपकी हैं तरंगे। नॉर्मली यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आइए अब टॉपिक पर बात कर रहे थे हम ज्वालामुखी पर। फास्ट वे में थोड़ा सा टॉपिक देखेंगे, इसमें समझाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो पीटी का आएगा मैं आपको बताऊंगा क्या है। देखिए, ज्वालामुखी का उद्भेदन आप देखोगे दो रूपों से होता है, जिसमें केंद्रीय उद्भेदन और भ्रंश उद्भेदन होता है। केंद्रीय उद्भेदन वाले भूकंपीय आप देखोगे ज्वालामुखी में अम्लीय लावा का निष्कर्षण होता है, जो कि सिलिका प्रधान, चिपचिपा, उच्च गलनांक और अति श्यान व गाढ़ा प्रकृति का होता है। देखो मैं आपको बता दूं, जो सिलिका की मात्रा, अगर इसका जो प्रकृति होती है, जो लावा है, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा, ये होता है सर लावा। ठीक है, और बाहर जैसे ही आ जाता है ये बन जाता है मैग्मा। नीचे होता है लावा। ठीक है, ये लावा होता है नीचे, ऊपर बनता है मैग्मा बाहर आते ही। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताऊंगा। देखिए सर, अंततः ऐसे ज्वालामुखी सामान्यतः विनाशकारी प्रकृति के होते हैं, जो ज्वालामुखी पर्वत के निर्माण के साथ साथ भूकंप लाने में सहायक होते हैं। भ्रंश आप देखोगे उद्भेदन में ज्वालामुखी से क्षारीय लावा निःसृत होता है, जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। अगर देखो पेन आपने देखा होगा, पेन छेड़ जाता है कई बार, जब हम छोटे थे तो पेन छेड़ जाता था, तो सिलिका की मात्रा क्या होगी इसमें, कम हो जाती है। ठीक है, और इसमें जो सिलिका की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लेकिन क्षारीयता क्या हो जाती है, बढ़ गई। पेन छेड़ के क्षारीयता बढ़ गई, सिलिका की मात्रा कम होगी, तो पतला हो गया लावा। पतला हो गया तो बहेगा तो इससे कोई भी प्लेटू पठार वगैरह नहीं बनेगा। और यदि मान लीजिए सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और आपका क्षारीय नहीं, ये अम्लीय हो जाए, तो उस स्थिति में आप देखोगे पर्वतों का निर्माण होगा, पठारों का निर्माण होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अपेक्षाकृत पतला तथा कम श्यान होने से दूर तक बहकर के कम ऊंचाई के ज्वालामुखी दृश्यों का जनक करता है। इनके साथ साथ आप देखोगे दक्कन का लावा का पठार, ब्राज़ील का पराना का पठार, कोलंबिया का पठार आदि दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। अब बात कर लेते हैं ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में। ज्वालामुखी उद्गार की आप देखोगे समय अंतराल के आधार पर 3 प्रकार की ज्वालामुखी होती हैं। एक होती है एक्टिव, एक होती है सुषुप्त, एक होती है डेड मतलब शांत ज्वालामुखी। जो सक्रिय ज्वालामुखी होती है उस पर समय समय पर उद्गार होता रहता है। सुषुप्त ज्वालामुखी में कई आप देखोगे 1 साल में 1 हो गया,
या फिर आप देखोगे 10 साल में एक हो गया, 20 साल में एक हो गया, लंबे समय में एक हो गया। डेड जो होती हैं, जो शांत ज्वालामुखी होती हैं, उसमें एक बार होने के पश्चात पुनः दोबारा आप देखोगे विस्फोट नहीं होता है। बस यही चीज़ें हैं। आइए, मैग्मा की आप देखोगे पृष्ठभूमि के अंतर्गत बाहर और शीतलीकरण ठोस होने के क्रम में आप देखोगे अभ्यंतरिक जो स्थलाकृतियाँ और बाहर स्थलाकृतियों का जनन होता है। ज्वालामुखी उद्गार में इसके ठोस द्रव तथा गैस के निक्षिप्त घटकों में भिन्नता के कारण निर्मित स्थलाकृतियों में भिन्नता प्रकट होती है। लावा की अम्लता अधिक होने पर ढाल वाले ऊंचे ज्वालामुखी शंकु बनते हैं, और जबकि क्षारीयता अधिक होने पर निर्मित शंकु मंद ढाल वाले बनते हैं। मतलब अगर मान लीजिए अम्लता होगी, अगर अम्लता आपकी ज़्यादा होगी तो उससे पर्वत का निर्माण होगा, ठीक है। और यदि क्षारीयता होगी, क्या होगी, यदि आपकी क्षारीयता होगी तो उससे कोई पर्वत का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, मैंने यहीं पर होच पोच कर दिया, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें मैं कोशिश करूँगा कि एक आपके लिए इसमें एक एक्स्ट्रा पेपर भी लाऊं, ताकि उस पर मैं आपको समझा सकूं। चलिए देखिए, तो अम्लता अधिक होने पर ढाल क्या हो जाता है, ऊंचे और ज्वालामुखी शंकु बनाते हैं, जबकि क्षारीयता अधिक होने पर वहाँ पर ढाल मंद बनते हैं और एक तरीके से पठार का निर्माण करते हैं, कोई यहाँ पर पर्वत या माउंट का निर्माण नहीं करते हैं। वहाँ स्थलाकृतियों में उत्सर्जित मैग्मा आप देखोगे उच्च तापांतर के कारण शीघ्र ही ठंडा हो जाता है, और जिससे उसमें धरातलीय अशुद्धता को समावेशन नहीं हो पाता है, फलतः इससे निर्मित चट्टानें गहरे रंग की हो जाती हैं। अभियांत्रिक स्थलाकृतियों का विकास आप देखोगे मैग्मा के भूपटल के नीचे शीतलीकरण व ठोस होने के परिणाम स्वरूप होता है। यह क्रिया खास तौर पर अत्यधिक गहराई होने के कारण, खास तौर पर आप देखोगे पातालीय अग्नेय शेल ग्रेनाइट का निर्माण होता है। मैग्मा की भूगर्भिक दरारें, जिसमें छिद्रों व फिर नालियों में भूपटल से कम गहराई में जमने और मध्यवर्ती अभियांत्रिकी स्थलाकृतियों में विकास होता है, यथासंभव, ठीक है। आप यहां पर देखिए 2-4 चीजों को, ठीक है, यहां पर हो गया। अगर हम देखें यहां पे आपको दिखाया गया है बैलोथिक, ये सर्वाधिक वृहद स्थलाकृति है जिसका आधार स्पष्ट नहीं होता है और इसका निश्चित रूप ही नहीं है। लोकेथिक, ये खास तौर पर वृहद आकार का ढाल युक्त एक गुंबद रूपी संरचना है। फैकोलिथ अपनति व अभिनति में आप देखोगे लहरनुमा संरचना है। लोपोलिथ, इसमें छिचला और बेसिन खास तौर पर स्तरीनुमा स्थलाकृति है। डाइक, इसमें खास तौर पर ऊर्ध्वाधर अग्नेय चट्टानें जिसमें पाइप और उसके समान होती है। मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इसमें छोटा है तो इसलिए नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रीलिम्स को ध्यान में रख करके हमने यहाँ पर डिजाइन कर दिया है कुछ ज्वालामुखियों के नाम। हालांकि करंट पूछता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंड पर बता देता हूँ। जैसे कोहे सुल्तान, सुल्तान है मतलब ईरान है सर। ईरान में आप देखोगे अलबुर्ज पर्वत श्रेणी पड़ती है, तो वहाँ पर स्थित एक शांत ज्वालामुखी है कोहे सुल्तान ईरान। स्ट्राम वैली सिलिलिली आप देखोगे उत्तर में स्थित एक लिप्री प्रायद्वीप है जो सक्रिय ज्वालामुखी है, भूमध्य सागर का स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। स्ट्राम वैली सिलिलिली एक आइलैंड है, ठीक है, उस पर इटली का आधिपत्य है। एटना ये इटली की है सर, सिलिलिली सक्रिय ज्वालामुखी है। विसुवियस मध्य इटली वाले क्षेत्र में सुषुप्त है। कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में स्थित है और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है कोटोपैक्सी, ध्यान में रखेंगे। फ्यूजियामा जापान, जापान सबका मामा है, ठीक है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। क्राकातोआ ये एक तरीके से जावा सुमात्रा वाले क्षेत्र में सुषुप्त है। चिम्बिराजो इक्वाडोर में है सर, चिम्बिराजो, ठीक है, वहीं पर पड़ता है ये टोकोपैक्सी और इक्वाडोर, ठीक है, चिम्बिराजो ये दोनों ही हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे माउंट पोपा, ये पूछेगा, ये वाला पूछा गया चिम्बिराजो और ये, ठीक है, ऐसे करके 2018 वाले क्वेश्चन में। माउंट पोपा म्यांमार और उसके साथ साथ स्थित शांत ज्वालामुखी है। एकागुआ ये चिली में स्थित एक तरीके से आप देखोगे शांत ज्वालामुखी। एंडीज की सर्वोच्च चोटी है, एंडीज जो पर्वत है उसकी सर्वोच्च चोटी है एकागुआ, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखोगे ओ जोस डेल सेलेडो ये अर्जेंटीना का है। सेलेडो चिली और सीमा पर स्थित, मतलब अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है, ठीक है, सेलेडो। और विश्व की प्रमुख एक तरीके से ज्वालामुखियों में से है। माउंट हेक्ला लॉकी ये आइसलैंड में है, ठीक है, स्थित ज्वालामुखी है। किलिमंजारो ये तंजानिया में स्वतंत्र खड़ा हुआ एक अवस्थित अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और विश्व का सबसे ऊंचा स्वतंत्र खड़ा पर्वत है।
मोना लोआ यूएसए का हवाई द्वीप पर है, ये तो सभी जानते हैं। और देमबंद अल्ब्रुज क्या है, अल्ब्रुज पर्वत श्रेणी है जो सबसे ऊंची चोटी है, शांत ज्वालामुखी के रूप में इसको जाना जाता है। इन सब के साथ साथ आप देखोगे पश्चिमी कॉर्डिलेरा की चोटी, सर्वोच्च चोटी माउंट आप देखोगे मैकले, ये यूएसए के अलास्का क्षेत्र में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत से हजारों आप देखोगे दुराओ की घाटी भी यहीं पर है, ठीक है। माउंट ताल, माउंट वियना, माउंट पिनोवा, ये सब फिलीपींस में है, ये ज्वालामुखी स्थित है, ठीक है। माउंट ताल, माउंट मेना और माउंट पिनाटुबे, ठीक है, ये सब इसी में। उसके बाद आता है आपका बहिर्जात बल। कौन सा आता है सर? बहिर्जात बल। अब बहिर्जात बल के बारे में मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं, आइए देखिए। बहिर्जात बल में आप देखोगे भूपटल पर समस्त आप देखोगे स्थापल बल के रूप में बहिर्जात बल का कार्य करता है। इसमें खासतौर पर अनाच्छादन, जिसमें आप देखोगे अनाच्छादन डेन्यूडेशन की प्रक्रिया के तहत अपक्षय अपर्दन होता है, ठीक है। एक होता है बैदरिंग, मैंने आपको बताया था पहले, मतलब ये पहाड़ी है, अब मान लीजिए जो केमिकल रिसाइकिल होगी उससे आप यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये चट्टान यहीं पर टूट जाएगी, भंगुर हो जाएगी। जैसे ही बरसात होगी ये रुड़केगी और रुड़ के ऐसे आगे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। ऐसे होता है अपक्षय और अपर्दन। तो अपक्षय का मतलब वेदरिंग। वस्तुतः अपक्षय एक तरीके से क्षैतिज क्रिया है जिसमें चट्टान का क्रमशः भौतिक एवं रासायनिक कारकों का प्रभाव पड़ता है और अपने ही स्थान पर विघटन और विनियोजित होता रहता है, मतलब एक तरीके से टूटता रहता है अपने ही स्थान पर, ठीक है। अपक्षय की प्रक्रिया खासतौर पर जलवायु, वनस्पति और स्थलाकृति तथा चट्टानों की संरचना जैसे कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। ठंडी जलवायु में जहां भौतिक अपक्षय प्रभावी होता है तो वहीं उष्ण आर्द्र रासायनिक अपक्षय प्रभावी होता है। कठोर व क्षैतिज अवस्थिति वाले चट्टानों व मुलायम आप देखोगे रत्नयुक्त व लंबत अवस्थिति वाली चट्टानों के सापेक्ष में अपक्षय कम होता है। मृदा का मोटा आवरण और उच्चावच की अल्पता अपक्षय की दर में मंद कर देता है, ठीक है। उसके साथ साथ विघटन एवं विनियोजन में भाग लेने वाले कारकों में आधार पर अपक्षय को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। अब कौन कौन से में किया गया है उसको समझना। एक होता है भौतिक अपक्षय, मतलब जिसमें विखंडन या फिर अपसल्यन की प्रक्रिया होती है। एक होता है रासायनिक अपक्षय जिसमें खासतौर पर विलयन और कार्बोनिनेटीकरण जिसमें ऑक्सीकरण और जल योजन की क्रियाएं होती हैं। एक होता है आपका जैविक जिसमें खासतौर पर जीवों और वनस्पतियों पे। तो भौतिक में क्या हो रहा है, विखंडन हो रहा है, टूट रही है अपने आप। रासायनिक में केमिकल वाली जैसे ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बोनिनेटीकरण हो रहा है, जल वियोजन हो रहा है, लेकिन जैविक में वनस्पति वगैरह वहाँ पर अपक्षय कर रही हैं। उसके बाद आता है इरोजन। सर अपर्दन मतलब जो टूटा फूटा है, अब वो यहाँ जब टूट गया, ये सब टूट गया, टूट के अब ये जाएगा बरसात में, हवा में, ठीक है। देखिए अपर्दन एक गतिक क्रिया है। क्या है? गतिक क्रिया है जिसमें वहा बल खासतौर पर आप देखोगे भूपटल की चट्टानों को घर्षण, अपघर्षण और उसके साथ साथ सन्निट घर्षण कर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन्हें स्थानांतरित कर एक तरीके से निक्षेपित करता रहता है। इसके द्वारा उच्चावचों का निम्नीकरण होता है और अपरदन के प्रक्रमों में नदी, हिमानी, सागरीय तरंग, पवन आदि शामिल होते हैं जो अपरदनात्मक व निक्षेपणात्मक भूदृश्य का विकास करते हैं। ठीक, इसको ध्यान में रखना। ये कुछ स्थलाकृतियां हैं, आपको ये समुद्री गुफा दिख रही होगी सर, देखिए स्थलाकृतियां हैं। ये लटकी हुई घाटी है, ये ऐसे लटक रही है। यहाँ पर आपको यारडांग मिलेगा, ये यारडांग है बना हुआ, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पर मियाड मिलेगा, ये रिवर है सर, अमेजन नदी। यहाँ पर आपको स्टेक मिलेगा, ये स्टेक खड़ा हुआ है बिल्कुल एकदम समुद्र के किनारे। आपको गोखुर झील मिलेगी, ये देखिए पैर के आकार की। आपको युगाल मिलेगा, इधर पर्वत, ये नीचे खाई सी है। आपको गोल रत्न मिलेगा, एक तरीके से ऐसे सर्किल बना हुआ है। एरिट और एस्कर और कैटिल ये पर्वत हैं सर, ये पर्वत हैं, ठीक है। ये कैटिल आपको मिलेंगे, बहुत सारे पर्वत हैं छोटे छोटे। इंसेल वर्ग मिलेगा, ये एक स्वतंत्र खड़ा हुआ माउंटेन मिलेगा आपको। ऐसे आपको कहाँ पे मिलेंगे? ज़्यादातर आपको मैं कहूँगा अपने पास में ही श्रीलंका में आपको मिल जाएंगे, रावण की लंका वाला क्षेत्र इसी पर ऐसे वाले में। स्टेलेलाइट्स और इसके साथ साथ आप देखोगे स्टेलेमाइट, ये गुफाओं के अंदर ऐसे लटकी हुई, ठीक है, होते हैं गुफाओं के अंदर, और पिघला हुआ मैग्मा के आकार का होता है। नुनाटक की बात कर लें तो यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ग्लेशियर है सर, ये जमा हुआ बर्फ है और यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे दृश्य दिख रहे हैं। ड्रमलिन
ये ड्रमलीन है सर, ये देख रहे हो आप, यहाँ पर तो घास है लेकिन इसके जश्नों एकदम पास में है, बर्फ़ है। ठीक है, जलोढ़ पंख तो आप सभी जानते हैं, ये जलोढ़ है सर, बंगाल की खाड़ी वाले रीजन में। बरखान जो है देखिए, ये एक तरीके से जो रेता है, ठीक है, जो बालू है, इधर आप देखिए इसकी परछाई पड़ रही है तो इसको बरखान बोलते हैं। आपको कहाँ पे मिलेंगे? थार रेगिस्तान में मिल जाएंगे भारत में। उसके साथ साथ आप देखोगे बियाकार की घाटी है ये सर, ये आपको बियाकार की घाटी दिख रही है। यहाँ पर फ्योर्ड मिल रहा है, ये फ्योर्ड पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है सर मेंस में। फ्योर्ड ये आपको दिख रही है, रिवर है और ये इसके यहाँ पर ढलान है और यहाँ से पर्वतों से पानी आता है। बालू का स्तूप ये तो अपने इधर ही मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखोगे टोम्बोल, ये देखो यहाँ पे ओशियन है लेकिन इस ओशियन में बीच में एक बॉर्डर बन गया, यहाँ पर भी एक स्थल है, यहाँ पर एक झील का निर्माण हो गया क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से एक ही मुख बना है और ये बंद हो गया रेते से। छत्रकशिला ये पूरा का पूरा पर्वत होता था, पहाड़ी होती थी, लेकिन हवा के चलते इतना कट गया धूल मिट्टी कण से, अब ये ऐसा हो गया और छतरी के आकार में खड़ा हुआ है तो छत्रकशिला इसको कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? इसको और समझ लीजिए। नदी में कुछ ऐसी आकृतियाँ बनती हैं जैसे अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक। देखिए नदी में बिग आकार की आकृति बनती है जिसमें गर्ज और निकेनियन जलप्रपात व इसके साथ साथ छिप्रियम मियांडर और रचनात्मक सोपान नदी वेसिन जिसमें रिवर, उसके साथ साथ जल गर्तिका और नेपी प्लेट्स आपको मिलेगा। ये पीटी में पूछा जा सकता है सर। पिछली बार क्या था 2023 में, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने तो पूछ लिया, अब मुझे लग रहा है कि पीसीएस का नंबर है, पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि जब वो यूपीएससी पूछता है तो ये भी पूछता है। जलोढ़ पंख बनते हैं, जलोढ़ शंकु यहाँ से प्राकृतिक तटबंध बनते हैं, गोकुर झील, डेल्टा, बाढ़ का मैदान, नदी द्वीप इसी से बनते हैं। हिमानियों से कुछ बनती हैं आकृतियाँ जिसमें, और इससे पूछा था हिमानी से यूपीएससी ने, हिमानी वाले रीजन से। यू आकार की घाटी बनती हैं, तलकटी बनती है, तलकटी घाटी जिसको होंगोन वैली कहते हैं। हिम गुहर या फिर आप देखोगे शर्क बनता है, एरिट और गिरी, श्रृंग, हॉर्न, नुनाटक, भेड़शिला, ये सब क्या बन रहे हैं। और उसके साथ साथ आप देखोगे हिम सोपान और फियाड भी बनता है हिमानी से। हिमोड़ बनता है सर इससे जिसमें मोरिन कहते हैं। ड्रमलीन बनता है, एस्कर बनता है, कैटिल बनता है, हम्मक बनता है। और उसके साथ साथ आप देखोगे गिरी का मेक, आउटबास मैदान, इसको एक बार आप भी पुनः पढ़ेंगे। सागरीय तरंगों से क्या होते हैं, समुद्री आप देखोगे क्लिफ बनते हैं, तरंग घर्षिक बनता है, चबूतरा, समुद्री गुफा बनता है, मेहराब, उसके साथ साथ स्टेक बनते हैं। ठीक है, इन सब के अलावा आप देखोगे निक्षेपणात्मक से यहाँ पर पुलिन बन जाता है, बीच जिसको हम बोलते हैं। तरंग निक्षेपण से चबूतरा बन जाता है, रोदिका बन जाती है, अपतट रोदिका बन जाती है, तटीय रोदिका जिसको बोलते हैं स्पाइट बन जाती है, संयोजक रोदिका जिसको बोलते हैं टोम्बोलो। ठीक है, भूमिगत जल से अगर हम देखें तो इससे आप देखोगे घोल रद्र बन जाता है, बिलियन रद्र बन जाता है जिसको स्नेक होल कहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखोगे लेपिज, डोनाइल्ड, युवाला, पैलिजे और इसके साथ साथ कर्राएँ आदि घाटी बनती हैं। वहीं अगर हम देखें स्टेलराइट और उसके साथ साथ स्टेलेमाइट जिसमें कदरा, स्तंभ और कार्ट्स मैदान भी कहते हैं। पवन से आप देखोगे यहाँ से वार्ता ग्रेश ब्लॉ आउट कहते हैं, छत्रकशिला जिसमें आप देखोगे मशरूम रॉक्स कहते हैं, यारडोंग बनता है पवन से, ज्यूगेन बनता है, इंसेल वर्ग बनता है, डाइकंट बनता है, पेंडिस बनता है और उसके साथ साथ पेंडिप्लेन भी क्या हो जाता है, पवन से बनता है। निक्षेपणात्मक में देखें पवन से बालू का स्तूप बन जाता है जिसको सैंड डाउन बोलते हैं। वरखान, लोएश, बजादा, प्लाया, ये प्लाया आपको कहाँ मिलेंगे, ये मिल जाएंगे कहाँ पर, साउथ हाँ, ये जो सऊदी अरब में आपको मिल जाएंगे, सऊदी अरबिया में। बालसन, रेगिस्तानी पर्वतों से घिरा हुआ बेसिन भी आपको मिल जाता है। इन सब के अलावा आप देखोगे विश्व के कुछ पर्वत हैं और इसके बाद में क्लासेस आपकी समाप्त होगी। चलिए आप पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको भी मैं देख लेता हूँ। विश्व के कुछ पर्वत हैं सर, इसको जरा मोस्टली कर लीजिएगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। विश्व के कुछ पर्वत हैं, पठार हैं और मैदान हैं। पर्वत हैं, क्षेत्र हैं, प्रकार हैं। तिएन शान का पठार चीन में पड़ता है और बलित पर्वत है। नान शान का पठार चाइना में पड़ता है, बलित पर्वत है। सुलेमान श्रेणी है, पाकिस्तान में बलित पर्वत है। जागरेश श्रेणी है, ये मध्य पूर्व ईरान में है, बलित पर्वत है। प्रेनजीन है, ये भी आप देखोगे स्पेन, फ्रांस और सीमा पर अवस्थित है, बलित पर्वत है। उसके साथ साथ आप देखोगे बाजेज, ये फ्रांस जर्मनी सीमा पर अवस्थित है, भ्रंशोत्पान ब्लॉक पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, भ्रंशोत्पन्न है। अलास्का श्रेणी यूएसए में, बलित पर्वत है।
उसके साथ साथ कास्डक श्रेणी आप देखोगे यूएसए में बलित पर्वत है। उसके साथ साथ आप देखोगे बासात श्रेणी यूएसए में पड़ती है और ब्रंसोथ है। सियरा नवेदा ये भी यूएसए में है, ठीक है, और ब्रंसोत्थान है, ठीक है, ब्रंसोथ है। उनके साथ साथ आप देखोगे अल्पस पर्वत, ये स्पेन और फ्रांस की सीमा पर है, बलित पर्वत है। बाल्कन पर्वत और बाल्कन प्रायद्वीप में है, ये बलित पर्वत है। एटलस तो उत्तर पूर्वी अफ्रीका में है और बलित पर्वत है। डेकेंसन वर्ग दक्षिण अफ्रीका में है और प्राचीन बलित अपशिष्टों में से एक जाना जाता है। आइए आगे देख लेते हैं। कुछ मैदान क्षेत्र हैं और देश हैं। क्वांटो का मैदान जापान के आप देखोगे होन्शु द्वीप में पूर्वी भाग में अवस्थित है। मंचूरिया का मैदान चीन के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। हांगो का मैदान ये भी चीन के चावल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यांगटी शियोंग का मैदान जो है चीन में स्थित है, चावल के लिए जाना जाता है। मिनांग मेकोंग का कंबोडिया चंबल में ये चावल के लिए जाना जाता है। इरावदी का मैदान म्यांमार ये भी चावल के लिए प्रसिद्ध है और इसको जाना जाता है। उसके बाद आता है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, भारत बांग्लादेश ये भी चावल के उत्पादन के लिए विख्यात है। सिंधु सतलज का मैदान भारत पाकिस्तान गेहूं के लिए विख्यात है। मेरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में आप देखोगे गेहूं के लिए ये विख्यात है। डाउन्स का मैदान है ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के और मैदान में भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है सर। कौन सा? डाउन्स करते हैं सर, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। हंगरी का मैदान ये आप देखोगे कार्पेनियन और उसके साथ साथ डिनारिक अल्पस पर्वत के मध्य अवस्थित है। लोम्बार्डी का मैदान इटली के उत्तरी भाग में स्थित और यूरोप का सर्वाधिक चावल का उत्पादक क्षेत्रों में से है लिवार्डी का मैदान। उसके बाद आता है आपका विश्व की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। आइए मैपिंग में भी मैं करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पर है तो मैं करवा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा फास्ट वे में। झीलें हैं, अवस्थित देश है, जैसे सुपीरियर झील है अमेरिका और कनाडा के मध्य अवस्थित है। विक्टोरिया है युगांडा, तंजानिया, केनिया। अरल सागर है आपको कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तंजनिका झील है आप देखोगे तंजानिया, जाम्बिक, जामीबिया, बरुंडी और कांगो। मालवी झील है मालवी, मोजाम्बिक, तंजानिया। कैस्पियन सागर है, कैसे पिए तारिक, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान। मृत सागर है डेड सी जिसको कहते हैं, इजराइल और जॉर्डन। याद कर लीजिएगा इसको, मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ मोस्ट, पूछा जा सकता है। बान झील है टर्की में। लोपनार झील है चीन में, लोपनोर। बोस्टक झील है अंटार्कटिका में, कहाँ पर? अंटार्कटिका, इसे भी मोस्ट कर लीजिएगा, बोस्टक झील में। टिटिका है पेरू और बोलीविया, ये भी चर्चाओं में रही है। और उरमैया जो झील है ये ईरान में पड़ती है। उरमैया ये भी एक मोस्टली है, मैं बताऊंगा क्यों मोस्टली है, जब आपकी मैपिंग की क्लास होगी तो उस पर मैं आपसे चीज़ें कवर करवाऊंगा। इसके बाद जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी स्टूडेंट्स, वो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी क्लाइमेटोलॉजी, जिस पर मेरी आपसे चर्चा होगी। तो मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। मन लगा के पढ़ते रहिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको सेशन कैसा लगा, आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, बाय।